मेरा नाम आशा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे सातों भाइयों ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। वो कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देते थे। मैं जिस चीज़ की मांग करती वक्त से पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के मुखिया थे और 2 छोटे भाई कनाडा पढ़ने गए हुए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। और मेरे 2 भाई गांव में सरकारी डॉक्टर थे और 2 भाई बिजनेस करते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने बड़े भैया से स्मार्टफ़ोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती थी कि आजकल सभी के पास मोबाइल है। लड़का हो या लड़की, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की डिमांड की। मेरे बड़े भैया ने फ़ौरन ही मुझे नया स्मार्टफ़ोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड किया तो बहुत सारे कमेंट और लाइक्स आने लगे थे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात एक सुनील नाम के लड़के से हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपना फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो। लोग लड़कियों के फ़ोटोज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तभी मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती सुनील से बढ़ने लगी और हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना सुनील से फ़ोन पर बात किया करती थी और मेरी सुनील से चैटिंग भी होती थी। मैं गांव में रहने वाली लड़की थी और सुनील शहर में रहने वाला लड़का था। सुनील मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी सुनील से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे बड़े भैया ने गांव में ही डॉक्टर के साथ मेरी रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो सुनील से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में सब बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मेरी बातचीत सुनील से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि आशा किसी लड़के से प्यार करती है और उस लड़के की बातचीत उससे सोशल मीडिया पर हुई, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन सुनील ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। भैया चाहते थे कि मैं सुनील को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में सुनील को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग आओ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक ना सुनी और एक दिन मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी चुपके जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भागी तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और मैं सुनील के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात सुनील से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार सुनील को देखा था। सुनील भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। सुनील के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में सुनील रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं पर रख लिया था। सुनील किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सुनील बहुत मेहनती लड़का था। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। सुनील के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी।
मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। ज़रूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे अब उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती, तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं सुनील से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे सुनील से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं सुनील के प्यार में दीवानी हो गई थी। मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। उनको एहसास था कि मैं उनकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करके मैं कभी भी नहीं पछताऊंगी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले ही ज़मीन निकल गई थी। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी ज़िंदगी ही उजड़ गई थी, जिसकी खातिर मैं गांव से शहर आई थी। आज वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मैं रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति को इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था, और वो भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान की कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी तो सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। सुनील के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस आने की कोशिश मत करना। हमने सारे गांव में खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि हमने किसी को झूठी लाश लाकर यह कह दिया था कि तुम हो और एक हादसे में तुम्हारी मौत हो गई है। वैसे तो मुझे पता ही था मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। सुनील के मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिन तक तो आसपास पड़ोस के लोगों ने मेरी मदद कर दी, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई न कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा करती रहती थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी इतने बुरे दिन आ गई कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दे दिया करता था तो मैं खा लेती थी, वरना मैं भूखी फिरती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए भी अब कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर अपना दिन और रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी और मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ मुझे खाने को दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर रहा करती थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वो रूखी सूखी रोटी भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की परवरिश करो। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूँगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो खा लेती थी, और अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी पड़ी रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन राज़ी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। मैं उसके साथ उसके घर आई तो देखा उसका घर बहुत बड़ा था और वो बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल की थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा कि आराम से पेट भर कर खाओ।
तुम खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भरकर खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को अपने बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। वो बोला, अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम आशा है और मैं बहुत अमीर परिवार से बेटी हूँ। मेरे 7 भाई हैं। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव में रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े और मेरी मजबूरी ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश रखूँगा। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगे, यह मेरा बेटा है, इसका नाम वंश है। इसके पैदा होने के बाद ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई थी। मैंने उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी कि आज अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इसके जितना ही होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिस कैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही उसकी परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मुझे वंश का ख्याल रखना था। टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर उसको सुलाना और उसके कपड़े वगैरह चेंज करना। बाकी घर के हर काम के लिए घर में नौकरानियां मौजूद थीं। एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वंश बिस्तर से गायब था। मैं उठकर बाहर आई और फिर मैंने साहब से पूछा कि साहब, वंश कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा कि आखिर वो कहाँ पर गया है और शाम तक वह कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मुझे घर से निकाल देते तो फिर मैं कहाँ जाती। रोज़ शाम के टाइम तक वंश घर पर आ जाता था और रात को जब मैं उसे सुला दिया करती थी और सुबह उठकर देखती तो वंश अपने बिस्तर से गायब होता था, लेकिन शाम को तो आ जाता था। मैं जब भी साहब से वंश के बारे में पूछती तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कह दिया करते थे कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इस मसले से दूर रहो। इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो कि वह कहाँ पर जाता है। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की देखभाल है और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही करो। उसके बाद मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। एक रात जब मैं वंश के साथ सो रही थी तो आधी रात को मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं जागती रही और अचानक ही किस टाइम मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और सुबह को रोज़ की तरह वंश बिस्तर में मौजूद नहीं था और मैं उठकर बाहर आई। मैंने बाहर आकर देखा तो साहब बैठे हुए थे और साहब मेरी तरफ पीठ किए हुए बैठे थे। मैं नंगे पैर बाहर आई थी, इसलिए साहब को मेरे कदमों की आवाज़ नहीं आई थी।
साहब अपना फ़ोन चलाने में बिजी थे और मैं उनका हुलिया देखकर हैरान रह गई और डरने लगी थी। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज़ मिल रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने वहाँ पर काम करने वाली नौकरानियों से साहब के बारे में पूछना शुरू किया। उनसे पूछा कि आखिर साहब क्या काम करते हैं। तो वहाँ की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं एक पुलिस वाले के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसी हो गई जैसे मुझे साहब के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं। यह बात मैंने साहब को जाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो न जाने वह मेरे साथ क्या करते, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैंने साहब की टेबल पर एक फ़ाइल रखी हुई देखी। उस फाइल को उठाकर मैं अंदर कमरे में रखने जा रही थी, तभी अचानक वो फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर निकल गए। मैंने उन पेपर को इकट्ठा किया, तभी मेरी नज़र फाइल पर गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे पति की तस्वीर आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया कि मैंने फ़ोटो देख ली है या फिर यह पता चल गया कि इस फ़ोटो का आदमी है मैं उसकी पत्नी हूँ, तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस टाइम डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी की और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई थी। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फिक्र की बात तो यह थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था और इसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे यह बच्चा मेरा ही है। इस बच्चे से मुझे दिली लगाव हो गया था और इसके अलावा मुझे इस फ़ोटो का राज भी जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति का फ़ोटो कैसे आया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि मेरे भाइयों ने सुनील को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले से रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो सुनील को देखा ही नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी से पूछने की तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे। उस बच्चे ने अब मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वो मुझे मम्मी न कहा करे, लेकिन फिर भी वो मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे भी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ कि रात को मेरी आँख खुलती तो वंश मेरे साथ ही सो रहा होता था, लेकिन जब मैं सुबह उठती तो वंश बिस्तर से गायब हो जाता और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वो एक सपना था? लेकिन वो गलत नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरानी की बात थी। मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम इससे बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई और मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उस नंबर से मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि आशा तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ की नौकरानियों में से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने उस मैसेज को रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया तो मैं बेफिक्र हो गई थी। हर रात उस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात होती, तो कभी मेरे भाइयों के बारे में कोई बात होती थी, तो कभी मेरे पति के बारे में कोई बात। वो कोई ऐसा इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था, जो मुझे मैसेज कर रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था ये सब तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे डर लगने लगा था। न जाने यह बात किसी और को भी नहीं बता सकती थी।
वो मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, और कहता था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना, तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वो मुझे नए नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती थी वो हर बार नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था। ऐसी ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक बार मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा आप तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर मैं अपना वहम समझकर भूल गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एक शक सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इज्जत से रह रही थी। मुझे सांप पर शक हुआ। मैंने सांप पर नज़र रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वही ऐसे इंसान हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बातें करती रहूं, उसको अपना दोस्त समझूं और उसको अपनी सारी परेशानियां बताया करूं। जब बहुत दिन गुजर गए और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो मैं धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा था और मैं उससे बातें करने लगी थी। मैं अपनी कोई परेशानी तो उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती रहती थी। वो मुझसे उधर इधर की हंसी मजाक भी करता था, और जब मैं उससे पूछती कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वो मेरे सवाल पर कोई जवाब नहीं देता था और अपने बारे में बस यही बताता था कि वह जॉब करता है और वो शादीशुदा भी नहीं है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते थे तो वो रात को देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह को मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में तो मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा राज था और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस घर का नमक खा रही थी। और वैसे भी वह कौन था, मैं उसको ज़्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वो सच भी था या नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मेरे लिए बस एक वो टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर होती रहती थी। वंश भी शाम को घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसलिए उससे बात करके टाइम पास हो जाता था। 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर के बाहर निकलती नहीं थी। उसका कहना था कि वो खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए। मैंने साहब से मुझसे कहा कि शाम को खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है। मेरा फ्रेंड बहुत दिनों से मेरे घर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथों से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा कि ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूँगी। मैंने काफ़ी डिश तैयार की थी। 3 घंटे बाद बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फ़ोन वाले लड़के को भूल गई थी। उसने कहा था कि वो मुझसे मिलने के लिए आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं तो देखती ही रह गई थी कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था।
वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति सुनील था, जिसका क्रियाक्रम होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो मैं दंग होकर सुनील की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है और सही सलामत मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब सुनील भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। सुनील ने मुझसे कहा, आशा यकीन कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा सुनील, जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैं जिंदा हूँ। और यह कहते हुए वो मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वो सच में जिंदा हैं और मेरे सामने बैठी हैं। मैं उनके गले लगकर खूब रोने लगी। वो भी मुझे लिपटकर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैंने सुनील से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वो कौन था जिसका क्रियाक्रम मेरी आंखों के सामने हुआ था और जिसकी लाश हॉस्पिटल से मेरे घर खुद देखी थी। मैंने सुनील से कहा कि अगर आपको मालूम था कि आपको मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे। मैं बोले चली जा रही थी और कहे जा रही थी। सुनील ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको सुनकर तुम दंग रह जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूँगा। देखो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना। फिर मैंने सोचा कि जो बातें वो लड़का मुझसे किया करता था और उसको मेरे बारे में जितनी भी बातें पता थी, यह सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि सुनील जिंदा भी हो सकता है। मैंने सुनील से कहा कि अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे। मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। सुनील ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई और हमने शादी कर ली थी, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और उन्होंने अपने गांव में तो सबको यह बता दिया कि तुम मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में, और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक चली हुई लाश को भी लोगों के सामने साबित करके यह जाहिर कर दिया था कि वाकई तुम मर गई हो। क्योंकि अगर गांव वालों को यह पता चल जाता कि मुखिया की बहन घर से भाग गई तो तुम्हारे भाइयों की बहुत ज़्यादा बदनामी होती, और बदनामी की डर की वजह से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया। लेकिन वो लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिसने उनकी बहन से शादी कर ली थी। जिस टाइम मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर से तुम्हें मिसकैरेज की दवाई खिलवा दी, क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे भाई ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया और मैं जगह जगह तुम्हारे भाइयों की वजह से छुप रहा था। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था कि तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया और मेरी कार के आने की वजह से कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई की कार उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। तभी मौके पर वहाँ से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया को मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते हमें सुकून नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाया गया और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। तब तक तो मुझे नहीं पता था यह तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे और कहा गया कि तुम्हारी जान लेना चाहते हैं,
तब मैं समझ गया कि वह तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ सब कुछ कर रहे थे। जिसके घर में तुम रह रही हो, यह मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का फ्रेंड है और यह पुलिस ऑफिसर है। मैंने उससे मदद मांगी और ये मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कहीं न कहीं भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी थी कि मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसको अपने घर में जगह दे दो, ताकि वह परेशान न हो। मेरा दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो, तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती। इसलिए उसने सोचा कि यह अपने बेटे वंश की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी की खातिर आसानी से तुम उसके घर पर आ कर रह लोगी। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ थी और अब मेरी परेशानी ख़त्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैंने तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया, तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। काफ़ी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल में ही एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा और जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला, तब तक उसने मेरी भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल जैसी सेफ जगह नहीं थी जहाँ पर मैं बिल्कुल महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था क्योंकि तुमने जो कदम उठाया था वो गलत था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी। मैंने सुनील से कहा कि एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना भाभी, वो मेरा बेटा है, मैं उसी की वजह से आपको यहाँ पर लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और 1 हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया था, मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं। आप अगर उसे प्यार से सुलाओगी नहीं तो वह सोएगा भी नहीं, लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में जाता है और शाम को वापस लौटता है। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था। सुबह होते ही मैं उसे स्कूल भेज दिया करता था। लेकिन आपको मेरे वंश का बहुत ख्याल रखा है, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। सुनील अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत साथ दिया, तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई है और हम साहब के घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे मैं कर रही थी, क्योंकि वंश मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और मैंने हमेशा वंश को माँ की तरह ही प्यार दिया था, इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं सुनील के साथ दोबारा से पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वो माफ़ करने लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं और अब उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने गई थी। भैया ने मुझसे माफ़ी मांगी और सुनील से भी माफ़ी मांगने लगे। हमने उनको माफ़ कर दिया था। मैंने भैया से कहा है, मैं आपको एक शर्त पर माफ़ करूँगी, अब आप हमें जीने दो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, कभी आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भैया ने भी कहा कि बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था।
सुनील के साथ अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।